वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 18 अक्टूबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में है। इस बार की जो रैंकिंग है उसमें इंडिया की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गई है, जो कि चिंता की बात भी है। 116 देशों की इस रैंकिंग में इंडिया को जो पोजीशन दी गई है दैट इज़ 101। लास्ट ईयर जो रैंकिंग हमें मिली थी दैट वाज 94th। यद्यपि इस रैंकिंग पर इंडिया ने क्वेश्चन मार्क्स भी रेज किए हैं। इंडिया के जो कंसर्न्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि जो रैंकिंग की गई है उसमें प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं किया गया है। यहाँ पर ऑनलाइन क्वेश्चनियर भेजकर लोगों का परसेप्शन मेज़र किया गया है। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं था कि क्या उन्हें गवर्नमेंट या किसी अन्य नॉन गवर्नमेंट बॉडी से फूड सपोर्ट मिला है। इंडिया बेहतर कर रहा है लेकिन पैरामीटर सही तरीके से इवेलुएट नहीं किए गए हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसे ज्वाइंटली पब्लिश किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा और वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा। ये दोनों एंटिटीज मिलकर इसे पब्लिश करती हैं। इसमें 4 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो है चाइल्ड वेस्टिंग कि बच्चे का हाइट के हिसाब से वेट नहीं होता। इसके अलावा चाइल्ड स्टंटिंग, इसमें एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं होती। फर्दर चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों में से कितने बच्चों की मौत हो जाती है, और अंडर नरिशमेंट। तो ये 4 पैरामीटर्स इवेलुएट किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए कंप्रिहेंसिवली मेज़र किया जाता है और हंगर को ट्रैक किया जाता है ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और कंट्री के लेवल पे भी। जो स्कोर्स होते हैं वो 100 पॉइंट स्केल पर होते हैं। 0 का मतलब होता है बेस्ट और 100 का मतलब होता है वर्स्ट। अब यहाँ पर 0 को बेस्ट क्यों रखा गया है? 0 का मतलब होगा जीरो हंगर, मतलब हंगर खत्म है। हर कंट्री का जो GHI स्कोर होता है उसे सीवियरिटी के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। मतलब सीवियरिटी लो है या फिर एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। डेटा वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं जिसके बेसिस पे वो ये कहते हैं कि जो उनका ये इंडेक्स है वो क्रेडिबल है। अंडर नरिशमेंट का जो डेटा है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट किया जाता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी का डेटा UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन UNIGME से कलेक्ट किया जाता है। चाइल्ड वेस्टिंग और स्टंटिंग का जो डेटा है वो यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक के ज्वाइंट डेटाबेस से कलेक्ट किया जाता है। फाइंडिंग्स में क्या मिला? इंडिया की रैंक 116 देशों में 101वीं है। ये पिछली बार 107 देशों में 94 थी। इंडिया को चाइल्ड वेस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट रैंक किया गया है ग्लोबली, जिसका मतलब होता है हाइट के हिसाब से वेट का ना होना। हमारा जो परफॉर्मेंस है वो जिबूती और सोमालिया जैसे अफ्रीकन कंट्रीज से भी ज़्यादा खराब है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 7 डिफेंस PSUs के बारे में है। अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है 7 नए डिफेंस PSUs को। यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जो उसका डिसोल्यूशन किया गया था उसकी 41 एंटिटीज़ को, उन्हीं को क्लब करके ये PSUs रीफ्रेम किए गए हैं। जून 2021 में यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि एक प्लान जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारपोरेटाइजेशन के बारे में था, ताकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थोड़ा और स्पेसिफिक होकर बढ़िया से काम कर सके। इस प्लान के मुताबिक जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है जो 41 फैक्ट्रीज को रन करता है उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे 7 नए PSU आ जाएंगे। हर PSU का एक स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग रोल होगा। उन्हें जो काम असाइन किया जाएगा वो उसमें स्पेशलिटी अटेन करके करेंगे। जो 41 फैक्ट्रीज रही हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, उन्हें सब्ज्यूम कर दिया जाएगा इन 7 नई कंपनियों में। ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगे। यहाँ पर जो 7 नए DPSUs हैं इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, AWE। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में सिचुएटेड है। ये छोटे आर्म्स एंड वेपन्स बनाएंगे आर्म फोर्सेस के लिए और पुलिस के लिए। दूसरा है अवनी आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, तमिलनाडु के चेन्नई में सिचुएटेड है। ये 7 डिफेंस PSUs यानी कि DPSUs में सबसे बड़ा है। जो हमारा नेक्स्ट PSU है दैट इज GIL ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। ये कानपुर में रजिस्टर्ड है और टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग करेगा जो डिफेंस सेक्टर में यूज होते हैं। IOL इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड उत्तराखंड के देहरादून में,
ये इलेक्ट्रिक मशीनरी और जो सामान है वो बनाएंगे। MIL म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, ये महाराष्ट्र के पुणे में होगा, जनरल पर्पस मशीनरी बनाएंगे। TCL ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड कानपुर में बेस्ड है, ये हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए सभी प्रकार की क्लोथिंग यानी कि अपैरल तैयार करेंगे, एक्सेप्ट ऐसे अपैरल जो फर से तैयार होते हैं उनको छोड़कर। और सातवां है यंत्र इंडिया लिमिटेड, YIL, महाराष्ट्र के नागपुर में सिचुएटेड होगा। सेल जो एमिनिशंस के होते हैं उनके कंपोनेंट्स ये मैन्युफैक्चर करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के बारे में है। ये IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक कमेटी है। अभी हाल ही में हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस ने इसकी जो प्लेनरी मीटिंग थी उसको अटेंड किया। प्लेनरी मीटिंग का मतलब ये होता है कि सभी पार्टीज के सभी मेंबर्स इसका हिस्सा होंगे। इसकी एनुअल मीटिंग अभी 2021 में वाशिंगटन DC में हुई है। इस बार मीटिंग सेंटर्ड थी वैक्सीनेट, कैलिब्रेट और एक्सेलरेट इस थीम पर। यहां पर देखिए हम बात करेंगे IMFC के बारे में। ये IMF की ही एक कमेटी है जो कि मिनिस्टीरियल लेवल की है, मतलब यहां पर मिनिस्टर्स आकर बातचीत करते हैं। इस कमेटी को साल में 2 बार मिलना होता है, एक बार अप्रैल में और दूसरी बार अक्टूबर में। जो कमेटी होती है वो ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करती है। फर्दर ये IMF को एडवाइस भी करते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं कि उन्हें काम कैसे करना है। इसमें 24 मेंबर्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, मिनिस्टर्स या उसी रैंक के लोग हो सकते हैं जो अलग अलग देशों से संबंधित होते हैं। पावर्स की बात करें तो इस कमेटी के पास कोई फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर तो नहीं होती, ये कोई डिसीजन तो नहीं ले सकते, लेकिन ये जो भी डायरेक्शंस देते हैं वो IMF की पॉलिसीज को डिफाइन करते हैं। कुल मिला के इनके द्वारा दिए गए एडवाइसेस पर ही IMF काम करता है। तो यद्यपि सीधे सीधे डिसीजन मेकिंग में इनका कोई रोल नहीं है, बट इनके द्वारा जो भी डायरेक्टिव्स तैयार किए जाते हैं वो डेफिनेटली इंप्लीमेंट हो जाते हैं। मीटिंग के एंड में जो कमेटी है वो एक ज्वाइंट कम्युनिक जारी करती है या एक प्रकार का ज्वाइंट स्टेटमेंट आप कह लीजिए, जिसमें ये अपनी व्यूज़ को समराइज करते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। फर्दर IMF को इनका क्या गाइडेंस है वो भी बताते हैं। जो भी गाइडेंस ये देते हैं वो 6 महीनों के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है IMF के लिए। यहाँ पर कोई वोटिंग मैकेनिज्म नहीं है, जो भी काम होता है वो कंसेंसस से यानी कि सर्वसम्मति से किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नोक्कू कूली के बारे में है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप नोक्कू कूली का मतलब समझिए। नोक्कू कूली स्टेट ऑफ केरला की एक प्रैक्टिस है। यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो काम नहीं करते और ज़बरदस्ती पैसे मांगते हैं। ये प्रैक्टिस कई दशकों से चली आ रही है केरला में। इसे रोकने के मल्टीपल प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाया है। काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन है, ज़बरदस्ती पैसे वसूले जाते हैं। किस बात के पैसे वसूले जाते हैं आप समझ लेंगे। ये पैसों की वसूली हेडलोड वर्कर्स के द्वारा की जाती है। हेडलोड वर्कर्स ऐसे वर्कर्स होते हैं जो अपनी सिर के ऊपर सामान को रख के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। कई बार इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सामान की लोडिंग अनलोडिंग में। केरला हाईकोर्ट ने एक बार फिर से स्टेट में नोक्कू कूली की इस प्रैक्टिस पर फटकार लगाई है राज्य को कि आप इसे पूरी तरीके से ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें इसरो के ट्रक्स को रोक दिया गया था और उनसे 10 लाख रुपए का नोक्कू कूली मांगा जा रहा था, जिसके बाद काफ़ी लंबे समय तक उन ट्रक्स को रोका गया और स्टेट के चीफ मिनिस्टर के इंटरवेंशन के बाद ही उन ट्रक्स को छोड़ा गया। नोक्कू कूली की इस प्रैक्टिस में जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। काइंड ऑफ कार्टेल वर्क करता है। ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि अगर आप अपनी व्हीकल इस जगह पर लेकर आए हैं तो यहाँ पर इस सामान को उतारने की जिम्मेदारी हमारी है और इस सामान को उतारने का हम पैसा लेंगे। कई बार जो ग्रुप्स इस सामान को उतारने का पैसा मांगते हैं वो एक बड़ा अमाउंट मांग लेते हैं, लाइक 1 लाख 2 लाख, और वो कुछ लोगों को लगवा के इस सामान को उतरवा देंगे। कई बार वो आपसे एक ऐसा अमाउंट मांगेंगे जो हेडलोड वर्कर्स को सिर से सामान को उतारने में चाहिए होगा, लेकिन वो आपका सामान क्रेन से उतार लेंगे और सारा पैसा खुद रख लेंगे। एक तीसरी कंडीशन ऐसी भी होती है जब आप अपना सामान खुद ही उतार लेंगे, लोड अनलोड करवा लेंगे, लेकिन वो फिर भी आपको नहीं जाने देंगे और कहेंगे चूंकि आपने लोडिंग अनलोडिंग भले ही खुद से कर ली, लेकिन ये काम तो हमारा था, ऐसा करके आपने हमारा काम छीना, तो आपको वो पैसे तो हमको देने ही पड़ेंगे जो हमारे बनते हैं। उन्होंने आपसे 2 लाख रुपए मांगे, आपने कहा नहीं मैं अपना सामान खुद ही लोड या अनलोड कर लूंगा। वो कहेंगे ठीक है आप लोड अनलोड खुद से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 लाख तो हम फिर भी लेंगे, नहीं तो आपको जाने नहीं देंगे। यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे लेबर यूनियंस की शह पर यह काम होता है और कई बार प्रयास किया गया है कि इसे रोका जाए,
इसका मतलब होता है गॉकिंग वेजेस, देखने के पैसे लेना। मतलब सामान आप खुद से अपना उतारो चढ़ाओ, वो केवल खड़े रहेंगे, उसके बाद आपसे पैसे लेंगे और जाने नहीं देंगे। 1 मई 2018 को केरला गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियली बैन कर दिया। बैन के बावजूद ये लगातार प्रैक्टिस में है और हाई कोर्ट रिपीटेड डायरेक्टिव जारी कर चुका है कि इस प्रैक्टिस को राज्य में पूरी तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडोसल्फान के बारे में है। इंडोसल्फान एक प्रकार का पेस्टिसाइड होता है जिसे बनाया जाता है जो पेड़ पौधे हैं उनसे कीड़ों को या पेस्ट को मारने के लिए। ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। केरला के कसरगोड डिस्ट्रिक्ट में एक जगह गोडाउन में इंडोसल्फान को रखा गया था। प्रोटेस्टर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और वो डिमांड करते हैं कि इसे सेफली डिस्पोज करने के लिए उसी कंपनी के पास वापस भेजा जाना चाहिए जिन्होंने इसे बनाया है। इसीलिए इंडोसल्फान न्यूज़ में आया। ये क्रीम से लेकर ब्राउन कलर का एक सॉलिड होता है जो या तो क्रिस्टल के फॉर्म में या फ्लेक्स के फॉर्म में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कई बार फूड या नॉन फूड क्रॉप्स के लिए मेनली इनका यूज़ किया जाता रहा है। ये 2 टाइप के फॉर्म्स में मिलते हैं जो कि एक ही केमिकल होता है, अल्फा या बीटा इंडोसल्फान उन्हें कहा जाता है। ये एयर, वाटर या सॉइल में छोड़ दिए जाते हैं जहां पर ये पेस्टिसाइड की तरह वर्क करते हैं। हेल्थ को ये बुरी तरीके से प्रभावित भी करते हैं। डिपेंड करता है कि हम इससे कितना एक्सपोज हुए हैं। इनहेल कर लेना या स्किन पर इनका लग जाना या इन्हें किसी तरीके से शरीर के अंदर ले लेना, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। 2012 में एक गोडाउन से ये लीक कर गया था जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा ह्यू एंड क्राई मचा था और इन्हें नए गोडाउन में शिफ्ट किया गया था एक ऑपरेशन के नाम पे, दैट वाज ऑपरेशन ब्लॉसम स्प्रिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए और इस प्रकार के पेस्ट रेजिस्टेंट या केमिकल्स का यूज़ ना किया जाए, इसके लिए इस प्रकार के प्रोटेस्ट अक्सर होते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वन हेल्थ कंसोर्टियम के बारे में है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं बताना चाहूँगा कि वन हेल्थ का मतलब क्या होता है। वन हेल्थ एक कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि जो ह्यूमन हेल्थ है वो आइसोलेशन में इंश्योर नहीं की जा सकती। मतलब जो हमारी हेल्थ है वो जानवरों की हेल्थ से जुड़ी हुई है, वो हमारे इन्वायरमेंट की हेल्थ से जुड़ी हुई है, पेड़ पौधों की हेल्थ से जुड़ी हुई है। अगर हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड है, हमारा पानी गंदा है, हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो बीमारियों से ग्रसित हैं, तो हम हेल्दी नहीं रह सकते। अगर हमारे आसपास के जानवर बीमार हैं तो उनसे बीमारियां हम तक आ जाएंगी जिन्हें आप जेनेटिक डिसीज कहते हैं। कुल मिला के अगर इंसानों को हेल्दी रहना है तो उनके आसपास के जो भी जानवर, पेड़ पौधे या पूरा इन्वायरमेंट है वो हेल्दी होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है वन हेल्थ। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है जहां पर लोकली, नेशनली या ग्लोबली वर्क किया जाता है। वन हेल्थ को इसी तरीके से डिफाइन किया गया है वन हेल्थ इनिशिएटिव टास्क फोर्स के द्वारा। तो ये इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। मतलब अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें हर चीज़ को हेल्दी रखना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने अपने प्रकार का एक पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वन हेल्थ प्रोजेक्ट। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ये वन हेल्थ कंसोर्टियम के फॉर्म में होगा। कंसोर्टियम ग्रुप होता है कुछ लोगों का, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। यहाँ पर जो कंसोर्टियम बनाया गया है इसमें 27 एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। इन सभी का एक ही काम है कि कोविड के चले जाने के बाद हम वन हेल्थ को इम्प्रूव करें। जो बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट से होने वाले इन्फेक्शंस हैं हम उन्हें डिटेक्ट करें और जो दूसरे देशों से पैथोजेंस इंडिया में आ जाते हैं उन्हें भी रोका जाए। जैसे कि कोविड, ये चाइना से इंडिया में आया, तो इसलिए ऐसे पैथोजेंस को भी या ऐसे वायरसेस को भी रोकना है। इसमें जो भी एग्जिस्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और नए मेथोलॉजीज को डेवलप किया जाए ताकि हम उन्हें डिटेक्ट कर सकें। वन हेल्थ कंसोर्टियम में 27 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसे लीड किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक है हैदराबाद का, उसके द्वारा। तो ये तो सारी बातें वन हेल्थ कंसोर्टियम के बारे में। यहाँ पर मैं रिवीजन के लिए आपके सामने स्टेटमेंट रख रहा हूँ। मैंने एक स्लाइड रिमूव कर दी है जिसमें आंसर्स नहीं होते हैं बिकॉज बहुत रेयरली कोई कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करता है। तो यहाँ पर रिवीजन के पर्सपेक्टिव से मैं आपके सामने स्टेटमेंट और उनके आंसर्स मेंशन कर दूंगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। अगर आपको याद हो तो 2 एंटिटीज इसमें इन्वॉल्व थी, एक तो था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा था वर्ल्ड हंगर हेल्थ। ये दोनों एंटिटीज मिलकर इस इंडेक्स को निकालते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ये तमिलनाडु के चेन्नई में सिचुएटेड है, गलत है। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में सिचुएटेड है। तीसरा है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, 24 मेंबर होते हैं, इनके पास कोई फॉर्मल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, ये सही है। इंडोसल्फान, ये ग्रीन पिट वाइपर की नई स्पीसीज है जिसे डिस्कवर किया गया है अरुणाचल प्रदेश से, ये पूरी तरीके से गलत है, काइंड ऑफ पेस्टिसाइड है। वन हेल्थ कंसोर्टियम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक हैदराबाद है वो इसे लीड कर रहा है, दैट्स वेरी ट्रू। सेशन की पीडीएफ ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं तो आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं। 1,18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं।
आज का सेशन यहीं पर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।